हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक में। आज हम बात करेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस ही नहीं, कहीं ना कहीं जिस टॉपिक के बारे में आज डिटेल में डिस्कशन होगा वो सोशल कॉम्पोजिशन या सोसाइटी को भी टच करता हुआ नजर आता है। आज हम बात करेंगे कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किस पर्टिकुलर कम्युनिटी को माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक की कैटेगरी में रखा जा सकता है। पहले कौन कौन से कोर्ट्स के वर्डिक्ट रहे हैं, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल या संविधान के प्रावधान है जो माइनॉरिटीज को कैटेगराइज करने में और उनको प्रोटेक्ट करने में, उनको स्पेशल प्रिविलेजेस देने में बड़े ही लैंडमार्क रहे हैं। दोस्तों, किसी भी लेक्चर की प्रेजेंटेशन और रिसोर्स मटेरियल के लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन, पहला लिंक इंग्लिश, सेकंड लिंक हिंदी और टेलीग्राम चैनल भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले ये टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा। 28 मार्च को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट पिटीशन की सुनवाई शुरू की और इस पिटीशन के थ्रू डिमांड रखी गई है या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई है कि माइनॉरिटीज का जो आइडेंटिफिकेशन है स्टेट लेवल पे, एक तो उस पे सबसे पहले क्लैरिटी आ जाए कि क्या वो क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या वो मेथोडोलॉजी होनी चाहिए जिसके बेसिस पे किसी भी कम्युनिटी को, सेगमेंट को या ग्रुप को या पॉपुलेशन को माइनॉरिटी की तरह या अल्पसंख्यक की तरह कैटेगराइज किया जा सके। इसके अलावा एक और डिमांड कि क्यों ना हिंदूज को ऐसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में माइनॉरिटीज का स्टेटस दे दिया जाए जहां पर उनके जो नंबर हैं वो बाकी जो कम्युनिटीज हैं उनके मुकाबले बहुत कम हो गए हैं, माइनॉरिटी में आ गए हैं। इसी पूरे डिस्कशन को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कई सारे लैंडमार्क जजमेंट्स रहे हैं और इंपॉर्टेंट जो प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, खासतौर से आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, क्या उनके की प्रोविजंस हैं और ऑनरेबल कोर्ट्स ने टाइम के बाद टाइम पे किस तरीके से उनको इंटरप्रेट किया है। सबसे पहले अभी जो लेटेस्ट केस जिसकी सुनवाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो चुकी है और जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना एफिडेविट भी फाइल कर दिया है, इस पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करते हुए कि एक्चुअली हिंदूज को भी ऐसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जहां पर उनकी पॉपुलेशन अब मेजॉरिटी में नहीं है वहां पर माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाना, स्टेटस दिया जाना कोई भी गलत चीज नहीं होगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं होगी। यह जो पिटीशन है इसको फाइल किया एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी ने और उन्होंने कहा कि अगर आप 2011 का सेंसस डेटा देखें तो उसके हिसाब से हिंदूज कई सारे हमारे स्टेट्स और कई सारी यूनियन टेरिटरीज में एक माइनॉरिटी की तरह अब हो चुके हैं या पहले से रहे हैं। जैसे लक्षद्वीप, अब हिंदूज की पॉपुलेशन वहां पर कितनी होगी, रफली 2.5%, मिजोरम 2.75%, नागालैंड 8.75%, मेघालय 11.53%, जम्मू एंड कश्मीर 28.44%, अरुणाचल 29%, मणिपुर 31.39% एंड पंजाब 38.40%। लेकिन अभी भी यहां पर हिंदूज को क्योंकि माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं मिला है तो उनको वो सारे प्रिविलेजेस या प्रोटेक्शंस नहीं मिल पा रहे हैं जो एक माइनॉरिटी को बाकी स्टेट्स में मिलते हैं। ये जो पिटीशन है या जो प्ली है ये बेस्ड है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बड़े ही लैंडमार्क जजमेंट ऑफ 2002 और उस जजमेंट को कहा जाता है टीएमए पाई फाउंडेशन केस, या अगर आप इसका फुल फॉर्म देखें तो टीएमए पाई फाउंडेशन ओआरएस वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक एंड अदर्स। और उसके अलावा एक 2005 का मेजर माइलस्टोन डिसीजन जिसको कहा जाता है बाल पाटिल केस या बाल पाटिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। क्या डेफिनेशन है, अगर आप इंडियन लॉ में चले जाएं या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चले जाएं तो जो एक्सप्रेशन है माइनॉरिटीज ये आपको कई आर्टिकल्स में दिखाई देता है, आप पढ़ सकते हैं जब बात हो जाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे संविधान की, लेकिन इसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है कि माइनॉरिटीज एक्चुअली होंगे कौन, कैसे कैटेगराइज करेंगे, क्या उनकी मेथोडोलॉजी होगी, कौन डिसाइड करेगा, कैसे डिसाइड करेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सजेस्ट करता। माइनॉरिटीज के क्या प्रोटेक्शन होंगे, कैसे उनके प्रिविलेजेस होंगे या क्या वो राइट्स एंजॉय कर सकते हैं, इसके बारे में आपको आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 में डिटेल मिल जाएगी जिसको अभी थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे। लेकिन माइनॉरिटीज होती कौन है इसको कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता। अब इसके बाद मूव किया जाए, जंप किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस पे कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहना है माइनॉरिटीज के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सबसे पहला आर्टिकल है
आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का आर्टिकल 29, जो डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, मतलब माइनॉरिटीज के जो इंटरेस्ट है उनके प्रोटेक्शन से रिलेटेड क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। और इस आर्टिकल 29 में बहुत साफ लिखा हुआ है कि अगर सिटीजन्स का कोई भी सेक्शन जो इंडिया की टेरिटरी या उसके किसी पार्ट में रह रहे हों, जिनकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज हो, स्क्रिप्ट हो या कल्चर हो, या उनका खुद का कोई डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर हो, तो उनके पास पूरा पूरा राइट होगा कि वो इसको कंजर्व कर सकें, इसको आगे बढ़ा सकें। इसके अलावा ऐसे किसी सिटीजन को भी आप एडमिशन से मना नहीं कर सकते किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जिसको या तो स्टेट फंड कर रही हो या उसको एड कर रही हो, सिर्फ इस बेसिस पे कि आपका रिलीजन फला नहीं है, आपकी रेस फला नहीं है, आपकी कास्ट फला नहीं है, आपकी लैंग्वेज फला नहीं है। मतलब आप किसी तरह का बायस उनके साथ नहीं कर सकते। और आर्टिकल 30 डील करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो माइनॉरिटीज हैं उनके क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार है अपने खुद के एजुकेशनल या शैक्षणिक संस्थान सेटअप करने के और उनको मैनेज और एडमिनिस्टर करने के। आर्टिकल 30 सजेस्ट करता है कि जितनी भी माइनॉरिटीज हैं, और माइनॉरिटीज आपकी रिलीजन पे बेस हो सकती हैं और माइनॉरिटीज आपकी लैंग्वेज पे बेस हो सकती हैं। इसका मतलब आर्टिकल 30 क्लैरिटी प्रोवाइड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली आप दो टाइप से माइनॉरिटीज को कैटेगराइज कर सकते हैं, रिलीजन बेसिस पे या लैंग्वेज बेसिस पे। और ऐसी सभी माइनॉरिटीज को अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सेटअप स्टैब्लिश करने और उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने अपनी चॉइस के हिसाब से पूरी छूट होगी। यह प्रोटेक्शन देता है आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा आर्टिकल 30 यह भी कहता है कि अगर मान लीजिए स्टेट, मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, अगर वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसको माइनॉरिटी एडमिनिस्टर कर रही है या रन कर रही है उसको एक्वायर करते हैं, तो उनको एक ऐसा अमाउंट फिक्स करना होगा उस एक्विजिशन के लिए, कंपल्सरी एक्विजिशन के लिए, जिसको आप डिटरमिन करें ऐसे लॉ से, मतलब लॉ बना के ही आप उसको एक्वायर कर सकते हैं। और ये एक्विजिशन की जो भी कॉस्ट होगी या रेट होगी वो माइनॉरिटीज का जो इंटरेस्ट है उसके अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो स्टेट है वो इस चीज को भी इंश्योर करेंगे कि स्टेट की जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं या जिनको भी वो एड कर रहे हैं, फंड कर रहे हैं, ऐसे सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस किसी भी हालत में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, पक्षपात नहीं करेंगे अगर वो माइनॉरिटी के अंडर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है। और ये माइनॉरिटी के अंडर इंस्टीट्यूशन हो सकता है रिलीजन पे बेस्ड हो या लैंग्वेज पे बेस्ड हो। इसका मतलब अगर कोई माइनॉरिटी मान लीजिए किसी टाइप का भी इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करता है लैंग्वेज या रिलीजन बेसिस पे, तो उसके अगेंस्ट कोई भी गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, सिर्फ इस बात पे कि आपका फला रिलीजन का इंस्टीट्यूशन है या आपका फला लैंग्वेज का इंस्टीट्यूशन है। यह प्रोटेक्शन मिलता है आर्टिकल 30 से। इसके अलावा आर्टिकल 350A सजेस्ट करते हैं कि एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा सिर्फ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए, मतलब लैंग्वेज बेस्ड जो माइनॉरिटीज होंगी, रिलीजन बेस्ड माइनॉरिटीज के लिए नहीं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए एक स्पेशल ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होगा अंडर द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये ड्यूटी होगी स्पेशल ऑफिसर की कि ऐसे कितने भी मामले आ जाएं जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं उनके राइट से रिलेटेड हों या उनके सेफगार्ड से रिलेटेड हों, उन सभी को इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसके अलावा उनकी रिपोर्ट देंगे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन सभी रिपोर्ट्स को जो बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट हैं, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, उसके सामने प्रेजेंट करेंगे, रखेंगे। इसके अलावा उन कंसर्न गवर्नमेंट्स को और स्टेट्स को भी ये रिपोर्ट्स भेजी जाएंगी ताकि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो अब आप सोच रहे होंगे अगर कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता कि माइनॉरिटीज को किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, ग्रुप करेंगे, तो फिर अभी जो माइनॉरिटीज हमारे कंट्रीज में कैटेगराइज्ड हैं वो फिर किस बेसिस पे कैटेगराइज हुई हैं? अभी जो माइनॉरिटीज इंडिया में कैटेगराइज्ड हैं वो हैं ऐसी सभी कम्युनिटीज जिनको नोटिफाई किया गया है अंडर सेक्शन 2C ऑफ द नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन एक्ट 1992। और ऐसी कोई भी कम्युनिटी जिसको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कैटेगराइज कर सकती है, नोटिफाई कर सकती है
अंडर सेक्शन 2C ऑफ द नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन एक्ट 1992 उसको माइनॉरिटी माना जाएगा पूरे कंट्री में। अभी की तारीख में कौन कौन से वो ग्रुप्स हैं जिनको माइनॉरिटी के तौर पर डिक्लेयर किया जा चुका है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी जो पावर्स हैं अंडर सेक्शन 2C ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 उसको एक्सरसाइज करते हुए अक्टूबर 23, 1993 में 5 डिफरेंट ग्रुप्स को माइनॉरिटी की तरह डिक्लेयर किया, जिसमें मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट एंड पारसीज, इन सभी को 1993 में माइनॉरिटी कम्युनिटीज की तरह नोटिफाई किया जा चुका है। फिर 2014 में एक और एडिशन इस लिस्ट में, 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी पावर्स को फिर से यूज करते हुए जैन्स को भी एक माइनॉरिटी कमिटी की तरह नोटिफाई कर दिया है। तो अब इंडिया में टोटल 6 माइनॉरिटी कमिटीज हो गई, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड जैन्स। कोर्ट्स का क्या व्यू रहा है? क्या यह पहली बार ऐसा सब्जेक्ट कोर्ट के सामने आया है? नहीं। जो पहला हमने लैंडमार्क केस देखा टीएमए पाई, उसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। 2002 का यह केस, जिसको टीएमए पाई केस कहा जाता है, उसमें 11 जजेस की मेजर सुप्रीम कोर्ट की बेंच, उन्होंने इस क्वेश्चन के साथ डील किया कि क्या है स्कोप जो माइनॉरिटीज हैं उनके राइट का, खासतौर से जब हम बात करते हैं कि उनके पास पूरा राइट है कि वो अपना कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्या है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन? और 2002 की जो मेजॉरिटी रूलिंग रही, जिसमें 6 जजेस ने, जो सुप्रीम कोर्ट के पहले 2 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस रहे, इसी डायरेक्शन में उनका हवाला दिया, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट केस माना जाता है डीएवी कॉलेज इन पंजाब, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया कि स्टेट ऑफ पंजाब में क्या हिंदूज को एक रिलीजियस माइनॉरिटी माना जा सकता है। ये जो केस रहा, इसको कहा जाता है डीएवी कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1971, और सेम क्वेश्चन वहां पोज किया गया कि क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है कोई भी रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को, और कैसे डिटरमिन किया जाएगा कि कौन कौन सी कम्युनिटी किस किस स्टेट में या ओवरऑल एक माइनॉरिटी में क्वालिफाई करती हैं। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग जजमेंट, केरला एजुकेशन बिल केस 1958, जिसमें कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि जो आर्य समाजीज हैं, जो हिंदूज हैं, ये स्टेट ऑफ पंजाब में रिलीजियस माइनॉरिटीज मानी जा सकती हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल कंट्री में देखें तो हो सकता है वो माइनॉरिटी ना हो। इसका मतलब 1958 से ही केरला एजुकेशन बिल केस में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि आर्य समाजीज, क्योंकि पंजाब में वो माइनॉरिटीज हैं, चाहे बाकी कंट्री में मेजॉरिटी हो, लेकिन उस पर्टिकुलर स्टेट में क्योंकि माइनॉरिटीज हैं, तो उनको आर्य समाजीज को आप माइनॉरिटी मान सकते हैं। तो ये दोनों जो केसेस हो गए, डीएवी कॉलेज केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1971, केरला एजुकेशन बिल केस 1958, इन सभी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग रही कि ये कैसे आप डिसाइड करेंगे कि कोई भी कम्युनिटी है या कोई भी सेगमेंट है, कोई भी पॉपुलेशन है, वो लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी की डेफिनेशन में आती है। तो इसमें क्लियरली कहा गया कि जब भी आप किसी कम्युनिटी का माइनॉरिटी स्टेटस आप आंकेंगे, मेजर करेंगे या कंपेयर करेंगे या उसको आप क्वालिफायर की तरह देखेंगे, तो आप स्टेट देखेंगे, पूरे इंडिया में उसका क्या स्टेटस है उसको आप नहीं देखेंगे। क्योंकि हो सकता है पूरे इंडिया की पॉपुलेशन ले तो हो सकता है वो मेजॉरिटी में हो, लेकिन अगर उस पर्टिकुलर स्टेट में वो माइनॉरिटी में है तो उसको माइनॉरिटी मानना, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस जिस भी कैटेगरी में आप चाहें, आप बिल्कुल पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हैं। और इस रूलिंग में, जिसको टीएमए पाई केस कहा जाता है 2002, इसमें बहुत क्लियरली कोर्ट ने रिजेक्ट किया कि कोई भी कम्युनिटीज, फॉर एग्जांपल हिंदूज, क्योंकि इंडिया में मेजॉरिटी में है, उस पर्टिकुलर स्टेट में माइनॉरिटी में है, तो क्योंकि पूरे कंट्री में मेजॉरिटी है डज नॉट मीन कि हर स्टेट में उनको मेजॉरिटी ही माना जाएगा। अगर वो पंजाब में माइनॉरिटी में है तो उनको माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाना चाहिए, लक्षद्वीप में माइनॉरिटी में है उनको माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाना चाहिए, अरुणाचल में माइनॉरिटी में है उनको माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाना चाहिए, और हिंदूज नहीं, कोई भी कम्युनिटी। इसका मतलब कोई भी कम्युनिटी रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कैटेगरी में फॉल करते हैं नहीं करते, ये आप स्टेट टू स्टेट, यूनियन टेरिटरी टू यूनियन टेरिटरी बेसिस पे ही डिसाइड करेंगे, ऑल इंडिया लेवल पे नहीं। फिर
Second landmark judgment, बाल पाटिल जजमेंट ऑफ 2005 ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और इस जजमेंट ने भी ये 2002 का जो टीएमए पाई की रूलिंग रही उसको रेफर करते हुए क्लियरली कहा कि जो 11 जजेस की बेंच रही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, वो ऑलरेडी मेजॉरिटी जजमेंट दे चुकी है 2002। तो इस कोर्ट का व्यू बहुत क्लियर है कि दोनों टाइप की माइनॉरिटीज, चाहे लिंग्विस्टिक हो या रिलीजियस माइनॉरिटीज हो, उसको डिफाइन करने के लिए आप सिर्फ स्टेट को ही क्राइटेरिया बनाएंगे, ऑल इंडिया लेवल को नहीं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो 2002 की रूलिंग रही वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए रही, लेकिन सेम रूल्स आप अप्लाई करेंगे रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए भी, क्योंकि जो आर्टिकल 30 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी उनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं करता। डिफरेंशिएशन इन द सेंस कि आप कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे, उसमें आर्टिकल 30 किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करता। तो जो क्राइटेरिया आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बनाने के लिए आप अपनाएंगे, सेम क्राइटेरिया आपको रिलीजियस माइनॉरिटी कौन कौन क्वालिफाई करेगा उसके लिए भी एग्जैक्टली सेम क्राइटेरिया, सेम फुटिंग ही आपको अप्लाई करना होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस 2005 के बाल पाटिल जजमेंट में कहा कि आर्टिकल 30 के अंडर आप बिल्कुल इस बात को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन लेजिस्लेट कर रहा है, उसके हिसाब से लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए आप एक डिफरेंट क्राइटेरिया लगा दीजिए, रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए आप डिफरेंट क्राइटेरिया लगा दीजिए, एक स्टेट दूसरा क्राइटेरिया लगाए, तीसरा स्टेट दूसरा क्राइटेरिया लगाए, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब स्टेट टू स्टेट, चाहे लैंग्वेज बेसिस पे आप बनाएं, चाहे आप रिलीजियस बेसिस पे बनाएं, सभी के लिए आर्टिकल 30 अप्लाई होगा। इसका मतलब स्टेट यूनिट की तरह काम करेगा या यूनियन टेरिटरी यूनिट की तरह काम करेगा। ऑल इंडिया लेवल पे उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का, सेगमेंट का क्या स्टेटस है वो मैटर नहीं करता। ऑल इंडिया लेवल पे हो सकता है वो माइनॉरिटी हो, लेकिन हो सकता है उस पर्टिकुलर स्टेट में वो मेजॉरिटी हो, तो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को माइनॉरिटी नहीं माना जाएगा। एंड वाइस वर्सा, हो सकता है ऑल इंडिया लेवल पे मेजॉरिटी में हो, लेकिन उस पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी में हो सकता है वो माइनॉरिटी में हो, तो उसको माइनॉरिटी ही माना जाएगा, उसको सारे प्रोटेक्शन और प्रिविलेजेस दिए जाएंगे, एप्लीकेबल उसके ऊपर होंगे। इंटरेस्टिंग केस। लेकिन अगर आप 1958 से आर्य समाज का आप केस देख लीजिए, चाहे आप 2002 का टीएमए पाई केस देख लीजिए या 2005 का बाल पाटिल केस देख लीजिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज बीन वेरी क्लियर, वेरी कंसिस्टेंट कि आप स्टेट टू स्टेट देखेंगे क्या स्टेटस है, आप ऑल इंडिया लेवल पे नहीं जाएंगे। और सेंटर ने भी अभी जो पीआईएल फाइल हुई है उसके रिस्पॉन्स ने भी एग्जैक्टली इसी व्यू को सपोर्ट किया है कि हम इस बात को सपोर्ट करते हैं कि अगर आंध्रा में हिंदूज माइनॉरिटी में हैं तो उनको आप बिल्कुल माइनॉरिटी का स्टेटस दे दीजिए, अगर मेघालय में हिंदूज माइनॉरिटी में है उनको आप बिल्कुल माइनॉरिटी का स्टेटस दे दीजिए। वहीं पे मान लीजिए पंजाब में कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी मेजॉरिटी में है, आप उसको मेजॉरिटी का स्टेटस दे दीजिए। दिल्ली में वही सेम कम्युनिटी मान लीजिए माइनॉरिटी में है, तो वहां पर उनको माइनॉरिटी का स्टेटस दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल पंजाब में अगर आप मेजॉरिटी हैं, आपको मेजॉरिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा, आप राजस्थान में माइनॉरिटी हैं, आपको माइनॉरिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा। सिमिलरली फॉर हिंदू, सिमिलरली फॉर क्रिश्चियन, सिमिलरली फॉर मुस्लिम्स, सिमिलरली फॉर जैन, सिमिलरली फॉर बुद्धिस्ट, सिमिलरली फॉर पारसीज, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। Beautiful democracy and beautiful constitution and the independent higher judiciary. Stay tuned. Jai Hind, Jai Bharat.